डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हम पता करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे पहचाना जाता है और उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सब आज हम सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और इंडेफिनिट टेंस, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्य की बात की जाती है। तो सबसे पहले हम इसके रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे कि जैसे कोई चीज़ अगर हिंदी में बोली जा रही है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। तो सबसे पहली जो इसकी पहचान है वो क्या है कि इसमें कार्य भविष्य में होगा, ऐसा दिया होता है। जैसा कि आप लोग सब अच्छे से जानते ही हैं कि कोई भी कार्य भविष्य में होने वाला है, आने वाले टाइम में होगा, तो अगर ऐसी कंडीशंस हमें दिख रही है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। तो ये तो एक सेंस की बात की जा रही थी। अब हम एक रूल की बात करेंगे कि आप किसी वाक्य को पढ़ करके कैसे पता लगाएंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। जैसे आपके सामने अगर देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं किसी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में गा, गी, गे, गा आदि शब्द, जो भी इतने अगर ऐसे शब्द आपको अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है। अब मैं घर जाऊंगा, तो देखिए इसके लास्ट में क्या रहा है, गा। आज वह स्कूल नहीं जाएगी, क्या रहा लास्ट में, गी। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, क्या रहा लास्ट में, गी। तो अगर कहीं गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखिए इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, मतलब हम किसी सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विल या शैल। ये थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस है, इसमें हम विल या शैल लगाएंगे। आपको समझ लेना चाहिए इसमें कि विल या शैल का जो यूज़ होता है, वो विल या शैल का यूज़ किस तरह से हम इसमें करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विल और शैल, तो आई और वी के साथ इंग्लिश में आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, इन दोनों शब्दों के बाद शैल का प्रयोग करते हैं, और इनसे अलावा जितने भी शब्द हैं उनके बाद हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब मैं घर जाऊंगा, इसकी बात की जा रही है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, तो आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। उसके अलावा जितने भी शब्द हैं उसके बाद विल आएगा। बस ये आप छोटा सा नियम याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा है, इन सेंटेंसेस को हम बनाना सीख जाते हैं। तो इसमें देखिए एक फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा एक सेंटेंस बना के देखते हैं। अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं घर जाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई के साथ आता है शैल, ठीक है। और फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, क्रिया क्या है, जाएगा, जाऊंगा, है ना। तो आई विल गो टू होम, आई विल गो टू होम, है ना। और अब की अंग्रेजी होती है नाउ, आई शैल गो टू होम नाउ, आई शैल गो टू होम नाउ। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। अगला सेंटेंस है माता जी खाना खाएंगी। अब देखिए आई और वी है तो शैल आता है, लेकिन इसमें माता जी की बात की जा रही है, तो मदर, तो इसमें विल आएगा, मदर विल ईट फूड, मदर विल ईट फूड। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस है आज हमारे घर मेहमान आएंगे, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। तो देखिए आज हमारे घर मेहमान आएंगे,
तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है मेहमान, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट मेहमान है, जो किसी काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेहमान को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट। तो क्या गेस्ट, अब गेस्ट तो आई और वी तो है नहीं, तो इसलिए इसमें विल आ जाएगा। गेस्ट विल कम, गेस्ट विल कम टू आवर होम। और इसमें जो ये टुडे है, ये चाहे तो आप इसको शुरू में भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं द गेस्ट विल कम टू आवर होम टुडे, ये भी ठीक है। टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर होम, ये भी ठीक है। आप इसको चाहे टुडे को चाहे लास्ट में लगा सकते हैं, शुरू में, कहीं भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस है लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। तो देखिए लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, तो इसमें द बॉयज़, तो इसमें आई और वी की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसमें विल आएगा। द बॉयज़ विल, उसके बाद वर्ब आएगी प्ले, और उसके बाद हॉकी जो ऑब्जेक्ट है, और कहाँ खेलेंगे, इन द ग्राउंड, इन द फील्ड। फील्ड या ग्राउंड आप कुछ भी लिख सकते हैं। द बॉयज़ विल प्ले हॉकी इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। तो ये आपका दोनों तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस है लड़कियां कक्षा में नाच करेंगी या नाचेंगी, बात एक ही है, लड़कियां, तो द गर्ल्स है ना, और विल, द गर्ल्स विल डांस इन द क्लास, द गर्ल्स विल डांस इन द क्लास। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो ठीक है, आप इसको समझेंगे और मैं आपको नीचे एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ। आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करके दिखाएंगे। पहले इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और आप इसको वीडियो को बार बार देख करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।